हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में कहाँ लिखा गया है? फंडामेंटल राइट्स, जो कि कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में। बात करें अगर हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, तो ये आपकी मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपके कौन से पार्ट में है? पार्ट 4, आर्टिकल 36 to 51। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज़ द प्रिंसिपल ऑफ। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए का सिद्धांत है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। बात करें अगर हम एब्सोल्यूट मोनार्की की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो सारी पावर है वह किंग और क्वीन के पास होती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ब्रिटेन का। और इसमें क्या होता है कि जो नॉर्म्स होते हैं वो कहीं भी लिखे नहीं जाते। बात करें अगर हम रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वह क्या होता है? आपका इलेक्टेड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। वेल, स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है? आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इनिशिएटिव और एक होता है रेफरेंडम। बात करें अगर हम इनिशिएटिव में, तो इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वह इनिशिएटिव लेते हैं अगर उन्हें कोई भी रूल या लॉ को चेंज करना होता है। रेफरेंडम की बात करें तो जैसे मिनिस्टर है वह बिल बनाते हैं और उसे सेंड कर देते हैं लोगों में, और उनका कंसेंट लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय? भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र की अध्यक्षता की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 11। बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसका जो फर्स्ट डे था जब ये बनना स्टार्ट हुई थी, तो वह था आपका 9 दिसंबर 1946। उसके बाद ये आपकी कंप्लीट हुई थी 26 नवंबर 1949 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जैन 1950 को। यह आपका 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और 26 जैन को इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, राज्य के माध्यम से संचालित होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज़ गवर्नमेंट। वेल, जो हमारी राज्य है उसको जो संचालित करता है, जो ऑपरेट करता है, वह हमारी है गवर्नमेंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्टेड द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में समाज के समाजवादी पैटर्न को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ अवधि सेशन ऑफ 1955। वेल, सोशलिस्ट वर्ड की बात करें तो यह प्रियम्बल में ऐड हुआ था आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 में। जो सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी थी, ये जो काम था आपने मुझे यह बताना है, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये कौन से 5 ईयर में प्लान हुआ था? तो ये आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये आया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Who was the President of Republic of India who consistently described Indian secularism as सर्वधर्मा संभव? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज़ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये आपकी सितंबर 5 को होती है, जिसे कि हम नेशनल टीचर डे के रूप में मनाते हैं। ये हमारे फर्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और यह आपके यूनेस्को के चेयरपर्सन भी रहे हैं और एम्बेसडर ऑफ सोवियत यूनियन भी रहे हैं। बात करें अगर हम जाकिर हुसैन की, तो यह आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये एक प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, जिन्हें की 2 टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं। ज्ञानी जेल सिंह फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट रहे हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज़ फाउंड इन। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। यह आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option B, that is Switzerland. Well, popular veto meaning लोगों द्वारा। Now moving to question number 9. Sovereign parliament is a contribution of। संप्रभु संसद का योगदान है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वह कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जिसको हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। ठीक है। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 10, डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वॉज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अगर हम इनकी बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो मौलाना आज़ाद जी थे, यह आपके इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो आपकी एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, इसे हम एडल्ट सफ्रेज के नाम से भी जाना जाता है। और जो पहले जो वोटिंग की एज होती थी वह आपकी होती थी 21 ईयर्स, जिसे कि 18 ईयर्स कर दिया गया था। और ये कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये आपकी अमेंडमेंट थी 61st अमेंडमेंट, और ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल एसेंट ऑन। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की शाही सहमति प्राप्त हुई थी। तो आपने बताना है कि यह कब हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ जुलाई 18, 1947। जो आपके पास हमारे पास आया था माउंट बैटन प्लान, जो कि मैंने हिस्ट्री में भी आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। सो ये आपका पास हुआ था 5 जुलाई। पास आपका 5 जुलाई को हुआ था, लेकिन इसको जो एसेंट मिला था ये मिला था 18 जुलाई 1947 में। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल में क्या हुआ था, 2 डोमिनियन स्टेट बनी थी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया बनी थी। और इनके बीच में कौन सी लाइन आती है? रेड क्लिफ लाइन, जो इन्हें सेपरेट करती है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह तो अनरिटन है। बात करें अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ। और इसको हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। वैसे आर्टिकल 14 to 18 में आपके पास आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसे कि हमने कहाँ से लिया है? यूएसए में। सो इसमें कंफ्यूज मत होना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिनिएबल एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है ये किसे आंसर देगी? ये आपके लेजिस्लेचर को आंसर देगी। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। संविधान सभा के सदस्य थे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें सबसे पहले कितने मेंबर्स थे? ये आपके थे 389। जो ये 389 मेंबर्स थे, इसको भी इन्होंने डिवाइड
किया हुआ था, जैसे कि 292 जो मेंबर्स थे वह स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि नॉमिनेट होकर आए थे, और जो 4 थे वह चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे जो कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से थे। और जो हमारे इलेक्शंस थे ये क्या थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। सो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वेल इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू। ग्रास रूट लोकतंत्र का संबंध किससे है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल अगर हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करें तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये कौन सी गवर्नमेंट है हमारे जो देश में है, वह है आपकी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हाफ यूनिटरी है और हाफ क्या है, फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो पावर्स हैं वह क्या हैं, डिवाइडेड हैं। सो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो आपकी पावर है उसकी डिवीजन की होती है। सो इसमें ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भी है, पंचायती राज सिस्टम भी है। वेल अगर हमें म्यूनसिपैलिटी भी होता तो वह भी इसका सही आंसर होता। सो इसके ये चारों के चारों ही करेक्ट हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। सो आपने बताना है कि इसमें से कौन से फीचर हैं जो इंडियन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों में हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो हमारे देश में तो सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। सो ड्यूल जुडिशरी की बात करें तो हमारे देश में कौन सी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 3 लिस्ट की बात करें तो कौन कौन सी लिस्ट है आपके पास, स्टेट है, सेंटर है, स्टेट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। वेल ये क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह स्टेटमेंट किसने दी है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जी ऑस्टिन। सो वेल अगर हम बात करें केसी वेयर की तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बताया था हमारी गवर्नमेंट को क्या बोला था इन्होंने, क्वासी फेडरल, ठीक है। और आइवर जैनिंग की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था, इंडिया फेडरल है बट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर पॉलिसी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो आपने चेयरपर्सन बताने हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे। वेल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि इसके चेयरमैन थे। वेल अगर हम इसके अनदर 6 मेंबर्स की बात करें, टोटल इसके 7 मेंबर्स थे। जो अनदर 6 मेंबर थे वह कौन थे, N गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदीउल्लाह एंड N माधव राव और कौन था, TT कृष्ण आचार्य। सो आपको यह याद करना पड़ेगा क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है। चेयरमैन तो सबको पता होता है लेकिन आपको इसके अदर 6 मेंबर्स भी पता होने चाहिए। इसको हम आगे भी अगले सेशंस में भी डिस्कस करेंगे। वेल ये देख लीजिए एक बार, BR अम्बेडकर जी, इनको पोर्टफोलियो मिला था मिनिस्टर फॉर लॉ और ये चेयरमैन थे। BN राव जो थे, ये भी पूछा जाता है, पेपर में पूछा गया है बहुत बार, ये क्या थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मांग करी थी पहली बार, वह करी थी 1934 में, किसने, MN रॉय जी ने। बात करें अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की तो ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे और इनके पास IB का भी पोर्टफोलियो था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी 11 नवंबर को, जिसको कि हम किस रूप में मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है।
राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। सी राजागोपालाचारी ये हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, भारतीय दंड संहिता लागू हुई। सो आपको बताना है यह कब हुई। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ 1862 में यह लागू की गई थी। कल वाले सेशन में जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमने कहाँ से लिया है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर। क्वेश्चन 2 इज जुडिशियल रिव्यू वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, ये मैंने अभी बताया है आपको। क्वेश्चन 3 इज इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद। सो इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस सेशन स्टूडेंट।